अस्सलाम हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अली मजरूई के बारे में। अली मजरूई का पूरा नाम अली अल अमीन मजरूई था, ठीक है। ही वाज बर्न इन 1933 इन कीनिया एंड ही वाज डाइड इन 2014 इन अमेरिका। जो अली मजरूई के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कीनियन राइटर थे, ठीक है। इन्हें कीनियन बर्न यानी कीनिया में वो पैदा हुए और अमेरिका में इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए इन्हें कीनियन बर्न अमेरिकन राइटर कहा जाता है। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इन्होंने एसेस भी लिखे, लेकिन इनका जो ज़्यादातर हम कह सकते हैं इनकी जो फेम थी वो एकेडमिक बेस पे थी, ठीक है। एकेडमिक फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसके अलावा वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल राइटर भी, और एट द सेम टाइम इस्लामिक स्टडीज़ पे भी वो बात करते हैं। अफ्रीकन एंड इस्लामिक स्टडी ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसके बारे में अली जो मजरूई हैं वो बात करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अली अमीन की नो डाउट कि हम इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर इसको कवर कर रहे हैं, तो शॉर्ट स्टोरी भी हम इसकी पढ़ेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अली अल अमीन का जो मेन कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं वो एकेडमिक फील्ड में है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एकेडमिक फील्ड ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में इनका हमें मेन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अली अल अमीन के मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात करें तो इनकी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है अफ्रीकन द ट्रिपल हेरिटेज 1986 में। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली इस वजह से वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्री है अफ्रीकन द ट्रिपल हेरिटेज, ठीक है, तो इसमें वो बात करते हैं वेस्ट के बारे में, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ अफ्रीका, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने इनका एक और वर्क लिखा है द अफ्रीकन कंडीशन, और एक और वर्क है कल्चरल फोर्सेस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। हम देखते हैं कि इनका ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना इसी लिहाज से ना यानी इस वजह से ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलावा इडी अमीन जो प्रेसिडेंट थे युगांडा के, उन्होंने इन्हें कहा यानी इन्हें एडवाइस की टू बिकम हिज स्पेशल एडवाइज़र, ठीक है। यानी इडी अमीन जो मैंने आपको बताया ये प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा थे, उन्होंने इन्हें एडवाइस की कि ये उनका स्पेशल एडवाइज़र के तौर पे ना बनने की उन्होंने इन्हें एडवाइस की, जिसे अली मजरूई ने डिक्लाइन कर दिया। और बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने यानी ये जो इदी अमीन है इसकी जो हुकूमत थी ना बहुत ज़्यादा ब्रूटल हुकूमत थी, ठीक है। डेस्पोटिज्म बेस्ड हुकूमत थी इनकी, जिसमें एब्सोल्यूट पावर ऑफ 1% पे फोकस किया जाता है डेस्पोटिज्म में। एनीहाउ हम देखते हैं कि ये इदी अमीन को जब इसने डिक्लाइन कर दिया तो उसने इसे जो यूनिवर्सिटी की जॉब से भी निकलवा दिया था, ठीक है। तो ये इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें इनके एजुकेशन के बारे में, तो इनकी एजुकेशन फॉर मी इनकी एजुकेशन हम देखते हैं इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों से एजुकेशन हासिल की। जैसे कि इन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से बीआई किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यानी यूएस में इन्होंने एमए किया, फिर अपना एमफिल इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, और फिर हम देखते हैं ही वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन मैकैरर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमें इसकी एजुकेशन देखने को मिलती है। इन अ नटशेल में अगर आपको कहूँ तो बहुत वास्ट एजुकेशन हमें इनकी देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीनियन राइटर हैं, कीनियन हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इनके राइटिंग स्टाइल में जब भी हम देखते हैं तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो आती है ब्लैक ओरिएंटलिज्म। ये जो टर्म थी बेसिकली इन्हीं के साथ रिलेट की जाती है, क्योंकि ओरिएंटलिज्म की टर्म तो हमें पहले देखने को मिलती है एडवर्ड सैड के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में। लेकिन जो ब्लैक ओरिएंटलिज्म है वो हमें अल अमीन के कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिलती है कि इन्होंने ब्लैक ओरिएंटलिज्म के टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। इसके अलावा वो अफ्रीकन पीपल के बारे में इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और अफ्रो अमेरिकन सब्जेक्ट्स पे इनकी जो राइटिंग है वो बेस करती है। ग्लोबल अपार्थाइड के बारे में बात करते हैं, नॉट इन द जो अपार्थाइड मूवमेंट नॉट इन द साउथ अफ्रीका बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इनकी बात की जाती है इनके वर्क्स में। स्टे फॉरवर्ड एंड एनालिटिक स्टाइल हमें देखने को मिलता है इनका। नॉर्थ एंड साउथ रिलेशन एंड ग्लोबल रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करते हैं अपने वर्क्स में। कीनियन हिस्ट्री को हाईलाइट करते हैं, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं मार्क्सिज्म, ओरिएंटलिज्म, इस्लामाइजेशन, रिलीजन, सोशल इश्यूज, पोस्ट कॉलोनियल इश्यूज एंड रेसिज्म, ये सारे ही थीम्स हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलते हैं। अली मजरूई का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी है द मदर एंड द फोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। ये जब मैंने खुद शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मैं टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो जब मदर एंड द फोर्ट,
ये बेसिकली जो मदर है ना, इसकी डेथ होती है इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट जीसस, ठीक है। उस फोर्ट के सामने इसकी डेथ होती है। और ये जो मदर है बेसिकली इसमें एक करेक्टर दिखाया हुआ है, इस मदर का जो सन है उसकी लाइफ चेंज हो गई थी जब वो प्रिजन में था। और वो जो प्रिजन था बेसिकली वो अब जो फोर्ट बना है ना, जिसे फोर्ट जीसस कहा गया है, यानी जो अब म्यूजियम के तौर पे सामने आया है या अब म्यूजियम के तौर पे वहाँ पे स्टार्ट हुआ है इन द स्टोरी। तो हम देखते हैं ये जो मदर है ये इस फोर्ट को देखने जा रही थी, ठीक है। इस फोर्ट में बेसिकली ये प्रिजन हाउस भी रह चुका है अकॉर्डिंग टू द अबू बकर, यानी उसके डायलॉग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये एक मॉस्क भी रह चुकी है, जिसपे यानी एक मस्जिद भी रह चुकी है जिसपे बेसिकली वो वर्सेस लिखी होती हैं जिससे अबू बकर की लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मदर है इनकी जो डेथ होती है इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट, इसलिए इसे कहा गया है द मदर एंड द फोर्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो मदर है बेसिकली ये मदर इस फोर्ट पे ये जो फोर्ट पहले मस्जिद भी रह चुकी है, प्रिजन हाउस भी रह चुका है, ठीक है, प्रिजन भी रह चुकी है, तो उसको ही देखने जा रही थी क्योंकि इस पे वो वर्सेस लिखी हुई थी जिससे इसके जो सन की उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। तो एनी हाउ हम देखते हैं तो इसी के सामने इसकी डेथ हो जाती है। तो एंड द मदर एंड द फोर्ट, तो जो हमारा नरेटर है वो एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फाइंड आउट करता है कि वो फोर्ट के सामने क्यों मरी, या वो ये भी फाइंड आउट करता है कि वो मस्जिद बेसिकली है कहाँ थी, कि जहाँ उसकी डेथ हुई वो फोर्ट के सामने थी, तो मस्जिद कहाँ थी, ठीक है। तो बेसिकली हम फिर वो देखते हैं कि वो मस्जिद जो पहले जो अब फोर्ट है, ठीक है, जो से फोर्ट जीसस कहा गया है एज अ म्यूजियम, जिसे अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट स्टोरी ओपन किया गया है, उससे पहले वो प्रिजन भी रह चुकी है और इससे पहले वो मस्जिद भी रह चुकी है। तो इसलिए हम कहते हैं इसका जो टाइटल है वो सिग्निफाइड है। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें शॉर्ट स्टोरी का, तो शॉर्ट स्टोरी के बैकग्राउंड के अंदर 1907 में कीनिया में एक स्लेवरी ऑर्डिनेंस एक्ट पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, द अबॉलिशमेंट ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ स्लेव्स कर दी गई थी, ठीक है। 1907 में कीनिया में एक एक्ट पास हुआ था, ठीक है, उस एक्ट का नाम था स्लेवरी ऑर्डिनेंस एक्ट। उसके तहत क्या हुआ था कि जो स्लेव्स थे ना, उनकी स्लेवरी को लीगली तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। अब स्लेव आज़ाद थे और वो अपनी प्रॉपर्टी में हक ले सकते थे, यानी फ्रीड हो गए थे। जस्ट लाइक चेरी ऑर्चर्ड, हमने चेरी ऑर्चर्ड में भी यही पढ़ा है ना, कि चेरी ऑर्चर्ड में क्या होता है कि जो स्लेव है उन्हें फ्री कर दिया गया और वो अपनी खुद इकोनॉमी स्टेबल कर सकते हैं, अमीर लोगों के साथ बराबर आ सकते हैं। तो सेम इज़ द केस विद हेयर, कि यहाँ भी कीनिया में एक एक्ट पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो स्लेव थे वो आज़ाद होंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी खुद बना सकेंगे, ठीक है। स्लेवरी यानी लीगली तौर पे स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। तो इस शॉर्ट स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट भी हमें यही देखने को मिलता है, जिसके अंदर जिस बेसिकली स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया है। और जो मेन जो फैमिली यहाँ पे बेसिकली मवाना एक पर्सन है, ठीक है, सादा, ठीक है, और बवाना मसूद, ठीक है। तो जो बवाना मसूद है वो एक कैरेक्टर इसमें दिखाया हुआ है जो इलीट क्लास से बिलोंग करता था, और लेकिन जब वहाँ पे ये एक्ट सुल्तान दिखाया हुआ है, यानी वहाँ का जो किंग है वो सुल्तान कह के उसे शॉर्ट स्टोरी में कहा गया है। एनी हाउ हम देखते हैं जब सुल्तान ने ये एक्ट पास किया कि जो नाउ द स्लेव विल बी फ्री, तो उसने इस पे फोकस नहीं किया कि अब, यानी उसने इस बात पे फोकस नहीं किया कि स्लेव हमारे भी चले जाएंगे एंड सो ऑन। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उसके जो स्लेव थे वो हट गए, उन्हें आज़ादी मिल गई, और जो स्लेव थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली, और ये जो था ये गरीब हो गया, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हमें शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलती है। ये शॉर्ट स्टोरी है मोम्बासा कीनिया में सेट की गई है। जो मोम्बासा है बेसिकली कीनिया की एक सिटी है, और जो कीनिया है दैट इज़ अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें फर्स्ट पर्सन नरेटर देखने को मिलता है, क्योंकि इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो नरेटर है ना, एक पर्सन है उसका, ठीक है, उसे नरेटर कहा गया है, ठीक है। उसका नाम नहीं दिखाया हुआ, नरेटर यानी एक पर्सन विद हिज फ्रेंड अजीज़, यानी एक नरेटर है, ठीक है, यानी उसका नाम आइडेंटिटी नहीं बताई गई, बस यही है, नरेटर एंड हिज फ्रेंड अजीज़, ठीक है। ये दोनों मिलके हमें क्या बताते हैं, स्टोरी बताते हैं। अगर हम इसके शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर आता है बवाना मसूद का, ठीक है। ये जो बवाना मसूद है, मैंने आपको बताया ये एक लैंडलॉर्ड होता है, ठीक है, जो बहुत ही रिच होता है। इसके कोकोनट के गार्डन होते हैं और बहुत स्लेव्स इसके अंडर काम कर रहे होते हैं। इसके थ्रू जो राइटर है हमारे सोशल चेंजिंग को दिखाता है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंजिंग ऑन एलीट क्लास, ये भी हाईलाइट किया गया है। और एक दिन क्या होता है कि जब इसने ये स्टार्ट में तवज्जो नहीं देता कि जो कंडीशन ऑफ द स्लेवरी चेंज हो रही है, ठीक है, स्लेव्स की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। तो यानी हम देखते हैं कि एक दिन इसकी जो कंडीशन है यानी पुअर होता जा रहा है एलीट से, तो एक दिन इसका जो
होता है सर्वेंट बेसिकली स्लेव, वो इसी से आके ये डिमांड कर देता है कि तुम मुझे अपना पार्टनर बना रहे हो, ठीक है। यानी इसके थ्रू हम देखते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन या सोशल चेंजेस को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास मवाना सोफिया का करेक्टर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी वाला बवाना है, ठीक है। फिर जो दूसरा है सोफिया के साथ एम वाला, इसको आप नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में ऐसे ही है। एनी हम देखते हैं जो सोफिया है वो इसकी वाइफ होती है, ठीक है। सोफिया अपने ये जो बवाना मसूद है ना, इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद जो सोफिया एक पुअर ज़िंदगी गुजारी होती है। इवन कि इसका जो सन होता है अबू बकर, उसकी जब पैदाइश होती है तो बहुत उस वक़्त वो गरीब हो चुके होते हैं। और ये जो सोफिया अपने इतनी ज़्यादा इनके पास ज़मीन होती है तो ज़मीन को टुकड़ों में बेच-बेच के खा चुकी होती है ना, क्योंकि गुज़र-बसर करना होता है। तो ये जो सोफिया का करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सोफिया ही मदर है जो हमारे टाइटल में दिखाई हुई है। इसी की डेथ होती है इन फ्रंट ऑफ द फोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो करैक्टर है वो सादा है, ठीक है। ये जो सादा का करैक्टर है ना, ये जो सोफिया है ये इसकी डॉटर है, ठीक है। जब जो नरेटर हमारा, यहाँ पे जो हमारा नरेटर है ना, जब ये जाता है उस सोफिया के पास, ठीक है। सोफिया के घर में जाता है। बेसिकली सोफिया मदर का नाम है ना, जब सोफिया के घर में जाता है ढूँढता-ढूँढता कि इसकी तो डेथ हो गई है। फिर उसे एक दिन जो नरेटर उसे पता लगता है, सलीम एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो इसे रेस्टोरेंट में मिलता है, जो इसे बताता है कि ये जो ओल्ड लेडी है जो 90 इयर्स की थी, यानी सोफिया, वो इसे सुबह में मिली थी, एक स्ट्रेंज थी और इस तरह यानी उसे पता लगता है ना, तो नरेटर को कि इसकी ये यहाँ रहती थी। और एनी हाउ हम देखते हैं वो ढूँढता-ढूँढता उसके घर की तरफ चला जाता है। तो उसके घर में जाके वो क्या करता है, सादा से मिलता है जो इसकी डॉटर होती है। और जो सादा इसकी डॉटर है उसकी उम्र भी 70 इयर्स दिखाई हुई है, ठीक है। तो सादा वो करैक्टर है जो इस नरेटर को सारी ही स्टोरी बताती है कि मेरी मदर के साथ क्या हुआ, किस तरह मेरे भाई की जो इसका यानी अबू बकर की लाइफ कैसे चेंज हुई, ठीक है। मेरे फादर की रेपुटेशन किस तरह थी, किस तरीके से जो सुल्तान ने लॉ चेंज किया, उससे हम पे इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारा प्राउड कैसे था, ठीक है। तो ये सारा कुछ ये बताती है सादा इन्हें। अबू बकर फिर हमारे पास दिखाया हुआ है। जो अबू बकर है बेसिकली मसूद एंड सोफिया का ये बेटा होता है। अबू बकर इसमें दिखाया हुआ है कि अबू बकर के थ्रू हमें बैड हैबिट का थीम देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही वो दिखाया गया ना, तो जहाँ वो रहते हैं तो ये ना बैड हैबिट्स के अंदर इंडल्ज हो जाता है, बुरे-बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से 4 साल वो जेल में बिता के आता है। एनीहाउ हम देखते हैं जब जेल से वापस आता है ना, तो उसकी लाइफ़ काफ़ी चेंज हो चुकी होती है। फिर दिखाया गया है शॉर्ट स्टोरी में कि वो 45 ईयर्स का जब वो होता है तो बहुत अच्छा पर्सन बन चुका होता है। उसकी जो सारी बुरी आदतें वो छोड़ देता है। वो कुरान पाक की हर रोज़ तिलावत करता है इसमें, ठीक है। कुरान पाक की हर रोज़ वो दिखाया गया है तिलावत करता है, लोगों से माफ़ी माँगता है। और इसकी मदर भी बहुत इम्प्रेस होती है इससे कि हाँ, ये चेंज हो चुका है। और ये जो इसकी सिस्टर है जो सादा है ना, ये उसे कहती है ही वाज़ अ चेंज्ड मैन, ठीक है। इसे कहती है कि ही वाज़ अ चेंज्ड मैन, इसे अपने ब्रदर को कहती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ मैंने आपको नरेटर बता दिया कि नरेटर जो हमें सारी स्टोरी बताता है। और फिर नरेटर के साथ उसका फ्रेंड अज़ीज़ भी होता है। और अज़ीज़ ही वो पर्सन होता है जिसकी आम में जो मदर है ना, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये तो थे हमारे करैक्टर। और इसके अलावा अगर मैं आपको हम शॉर्ट स्टोरी को थोड़ा सा रिव्यू दें, तो स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में ये दिखाया हुआ है कि जैसे शॉर्ट स्टोरी की फर्स्ट लाइन है ना, तो फर्स्ट लाइन में ही हमें दिखा दिया गया है ये फोर्ट बेसिकली है क्या। जो नरेटर है वो कहता है इट वाज द डे फोर्ट जीसस फर्स्ट ओपनड एज अ म्यूजियम, ठीक है। फोर्ट जीसस दिखाया गया कि जो फोर्ट जीसस है ना, वो फर्स्ट टाइम एज अ म्यूजियम ये वो दिन था जब वो ओपन हुआ, ठीक है। तो हमें ये यहाँ से शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ होता है। और जो नरेटर है हमारे पास दिखाया हुआ, वो अपनी शॉर्ट स्टोरी बताता है। वो बताता है कि एक दिन मैं इसी के फोर्ट के सामने खड़ा था जब एज अ म्यूजियम ये जो फोर्ट जीसी से खुला था। तो हमारे सामने एक कार रुकी है, उसमें से एक काफ़ी ओल्ड लेडी निकली हैं। और जैसे ही वो निकली हैं वो घिरी हैं और गिरती-गिरती उसने एक यही कहा है द मॉस्क टेक मी टू द मॉस्क। और हालाँकि वो ये कह रही है और वो नरेटर कहता है कि हम डॉक्टर को बुला रहे हैं कि शायद इससे कोई इसकी तबीयत नहीं ठीक है इस तरह ना। तो वो कहते हैं अभी हम बुला रहे हैं तो इसकी जो है इसकी मेरे दोस्त अज़ीज़ की आर्म में डेथ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक कोटेशन भी है, आप अगर आप नोट करना चाहें, वो कहता है अ मिनट लेटर शी वाज़ डेड इन अज़ीज़ आर्म, ठीक है। अज़ीज़ की आर्म में उसकी डेथ हो गई। फिर वो कहता है कि ना जब इसकी डेथ हुई तो नरेटर कहता है मैं पहला था जिसने जाके पुलिस को बताया कि इसके लास्ट वर्ड भी ऐसे थे और हमें समझ नहीं आई। और फिर यहाँ पे इसके करैक्टर में हमें मिस्ट्री भी देखने को मिलती है, क्योंकि
ये दिखाया हुआ है कि ये जो है ना, जो नरेटर है वो यहाँ कन्फ्यूज़ है। वो कहता है एक तो ये 90 ईयर की लेडी है, यानी बहुत ओल्ड लेडी है। तो ये अकेली कहाँ जा रही थी? और अगर ये जा रही थी तो ये मस्जिद तो सामने कोई भी नहीं है, तो ये किस मस्जिद की बात कर रही थी? तो यह मिस्ट्री क्रिएट की गई है। एनी हाउ नरेटर के दिमाग में ये बातें घूमती हैं। फिर हमें दिखाया गया है जो सीन नेक्स्टली, जो नरेटर है रात के वक़्त एक रेस्टोरेंट में होता है, वहाँ एक पर्सन आता है सलीम, उससे इसकी मुलाकात होती है और सलीम उसे बताता है कि आज सुबह मैं एक ना ओल्ड लेडी से मिला, बहुत ज़्यादा अजीब-सी लेडी थी, वो 90 ईयर एज। तो इस तरह वो सारा जो सलीम है वो सारा बताता है कि जो ओल्ड लेडी का पता बताता है कि वो 2 माइल यहाँ से 2 मील्स दूर रहती हैं, और उनसे मुझसे ना इस तरह मस्जिद का पता पूछा। ये सब कुछ सलीम उसे बताता है नरेटर को। फिर नरेटर ये सारी बातें जाके सलीम को ले जाके पुलिस को बताता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमें ये देखने को मिलता है कि वो चला जाता है, यही जो हमारी ओल्ड लेडी है उसके घर, ठीक है? किसके घर चला जाता है? मवामा सफ़िया के घर। अब जब मवामा सफ़िया के घर द जाता है तो वो देखता है, वो खुद नरेट कर रहा है कि जब मैं उसके घर के गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो हाउस था वो बहुत ज़्यादा कच्चा-सा हाउस था, ओल्ड सा हाउस था, ठीक है? वहाँ पे रोशनी भी इतनी ज़्यादा थी। एनी हाउ वो अंदर जाता है और वहाँ पे उसे मिलती हैं सादा, ठीक है? मवाना सादा। जो मवाना सादा बेसिकली मवाना सफ़िया की बेटी होती हैं जो 70 साल की थी, और वो उससे पूछता है ऐसा ना सब कुछ कि आपकी मदर की इस तरह डेथ हुई इस तरह। तो फिर वो बताती है, उसे स्टोरी बताना शुरू कर देती है, और जो नरेटर वो कहता है कि मैंने जब स्टोरी बताई सुनी, तो मैं फिर नरेटर खुद कहता है कि मैं आपको इस तरह बताता हूँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सीक्वेंस वाइज़। तो फिर नरेटर को जैसे-जैसे सादा ने स्टोरी बताई वो ऐसे-ऐसे ही हमें बताता है। यानी पहले वो बताता है कि जो ये जो मसूद की लाइफ़ कैसे थी, ठीक है? एलीट क्लास लाइफ़ थी। फिर वो बताता है कि उनकी लाइफ़ में चेंजेस किस तरह आई, और यानी जो ये सारा कुछ जो हमारा नरेटर है उसको सफ़िया बता रही हैं, ठीक है? और जो स्टोरी है फर्स्ट पर्सन नरेटर में है। तो फिर बताया गया है कि वो उनकी लाइफ़ में चेंजेस किस तरह आए, फिर किस तरह जो अबू बकर जेल में गया, फिर वो वापस आया। अबू बकर की लाइफ़ चेंज हो चुकी थी। मेरी मदर भी वो कहती मेरी इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, और फिर अबू बकर की क्या हुआ था यहाँ पे सैड टोन दिखाई हुई है कि अबू बकर की डेथ हो जाती है टीबी की वज़ह से, और ये जो उसकी डेथ के बाद ये जो मेरी मदर हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं, और फिर मेरी मदर वो जगह देखना चाहती है जिस जगह ने मेरे भाई की लाइफ़ चेंज कर दी थी, ठीक है? अब इसके बाद वो ये हो जाता है, और फिर रात के ये सारी जब स्टोरीज़ बता देती है सफ़िया, तो जो नरेटर बताता है फिर मैं उठने लगा, और रात के 8 बज गए थे, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री मेरे दिमाग में बाकी थी, यानी क्वेश्चनिंग अभी भी बाकी थी। और मिस्ट्री वो क्या थी? वो कहता है कि मैं सादा से कहता हूँ कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे आप एक क्वेश्चन लास्ट वाला बता दें। तो वो कहती है जी पूछें। तो वो उसे कहता है कि वो उस वक़्त कौन-सी मस्जिद में जा रही थी, ठीक है? कि कि तुम्हारी जो उस वक़्त मदर थी जिस वक़्त उसकी डेथ हुई, तो वो कहाँ जा रही थी उस वक़्त, ठीक है? यानी कहाँ जा रही थी ना, तो फिर वो उसकी जो डॉटर है उसे सादा को उसे बताती है वो उस वक़्त उस मस्जिद में जा रही थी, जिस मस्जिद को मेरी मदर यानी जो सफ़िया समझती थी कि मेरे बेटे की इस मस्जिद ने लाइफ चेंज की है, ठीक है? यहाँ पे एक कोट भी है, वो कहती है टू सी द मॉस्क वेयर शी थॉट अबू अबू बकर हैड लर्न्ड द ट्रूथ, ठीक है? तो वो उस मस्जिद में जा रही थी। तो फिर जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। अब फिर नेक्स्टली हम देखते हैं कि वो क्या होता है कि जो नरेटर है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नरेटर जाता है और फिर वो देखता है उसी जीसस फोर्ट पे ही वो वर्ड लिखे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो सफ़िया है ना, जब इसकी डेथ हो लगी थी ना, यानी डेथ हुई, तो इसके ना पास 2 तावीज़ मिले, ठीक है? कहीं ये हुआ है कि उसके बाजू पे थे, तो एनी हाउ हम देखते हैं इसके पास तावीज़ थे 2। उन 2 तावीज़ उसके पास तावीज़ थे, ठीक है? और उस तावीज़ पे 2 चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो कुरान पाक की आयत लिखी हुई थी, और दूसरी पोएटिक लाइन लिखी हुई थी, ठीक है? जो कुरान पाक की आयत और पोएटिक लाइन, ये 2 लाइन्स वो थी जो बेसिकली फोर्ट जीसस पे लिखी हुई थी, ठीक है? और यही वो 2 लाइन्स थी जो इसका बेटा अबू बकर पढ़ता था, ठीक है? ये वो 2 लाइन्स थी। अब ये जो वो 2 लाइन्स कौन-सी थी, ये अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें ये वाली लाइन, एक वेरिली वाली और दूसरा नीचे वाली। पहली लाइन थी जो कुरान पाक की कोट थी, वो थी वेरिली अल्लाह चेंज्ड। यहाँ जो चेंज्ड लिखा है ना, ये ओल्ड इंग्लिश में है जो टेक्स्ट लिखा गया है। नोट द कंडीशन ऑफ द मैन अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देयर हार्ट्स, ठीक है? यानी इंसान अल्लाह ताला उसकी इंसान की हालत उस वक़्त तक तब्दील नहीं करते जब तक वो खुद तब्दील नहीं करते, ठीक है? और दूसरी जो पोएटिक लाइन थी वो ये नीचे वाली थी, और द कैलमिटीज ऑफ द वर्ड ye आर वेलकम। यहाँ ये ही है ओरिजिनल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव फाउंड प्रोटेक्शन इन द गॉड ऑफ द हेवंस, ठीक है? तो ये 2 लाइन्स थी जो उसे तावीज़ में जो
हमारा जो राइटर है उसे उस ओल्ड लेडी की तावीज़ में देखने को मिलती है और फिर जब ये सारी स्टोरी सुन लेता है तो वो जाता है उसी फोर्ट पे, तो उसी फोर्ट पे ये 2 लाइन्स लिखी होती हैं और उसे सारी समझ आ जाता है कि वो ये 2 लाइन्स क्यों कह रही थी। ठीक है, आई होप सो कि स्टोरी आपको समझ आ गई होगी, तो कुछ पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। स्टोरी के अंदर भी वैसे मैंने सारे पर्सपेक्टिव कर दिए हैं डिस्कस। पहला है पॉलिटिकल चेंजेज़, जैसे मैंने आपको बताया कि 1907 के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, तो पॉलिटिकल चेंजेज़ आ रही हैं यहाँ। इस्लामाइज़ेशन को बहुत अच्छे से हाइलाइट किया है हमारे राइटर ने। तो इस्लामाइज़ेशन कैसे है कि अबू बकर क्या है कि वो ये जो सफ़िया है ना, वो ये भी बताती है कि अबू बकर ने 3 साल की उम्र में कुरान मजीद को सीख लिया था। तो फिर वो बताते हैं कि इसकी लाइफ़ कैसे चेंज हुई, कुरान पाक वो पढ़ता था, सबसे उसने माफ़ी माँगी एंड सो इसलिए इस्लामाइज़ेशन को बताया गया। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हमें देखने को मिलती है कि अबू बकर किस तरीके से इन द प्रिज़न उनकी लाइफ़ जो थी वो चेंज हुई। डेथ का थीम देखने को मिलता है कि जो बवाना मसूद की भी डेथ हो जाती है, मवाना सफ़िया की भी डेथ हो जाती है, अबू बकर की भी डेथ हो जाती है, ठीक है? मिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको साथ-साथ बताई है कि उसकी जो डेथ थी वो भी मिस्ट्री थी नरेटर के लिए, क्योंकि वो ये भी कोट करता है कि टू मी हर एज, कि इसकी जो एज है ना इज़ अ सॉर्ट ऑफ मिस्टिफाइंग फैक्टर, ठीक है? तो एक मिस्टिफिकेशन का फैक्टर है मेरे लिए, जो हमारे पास राइटर कहता है, ठीक है? तो मिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, इवन के लास्ट वाले क्वेश्चन में भी उसे वो अभी तक कन्फ्यूज़ ही होता है कि हाँ, वो मस्जिद वो जा कहाँ रही थी, कहाँ थी वो मस्जिद, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हमें ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो सोसाइटी के चेंजेस आ रही, जिस तरीके से ये इलीट से पूरे हो गए। और दूसरे नंबर पे जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है अबू बकर के कैरेक्टर के थ्रू, और यही जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओल्ड मदर चाह रही होती हैं, ठीक है? बैड हैबिट्स थ्रू द अबू बकर के कैरेक्टर के हमें देखने को मिलती है। और इसी तरह हमें प्राइड का थीम भी देखने को मिलता है कि उसके जो बवाना मसूद का कैरेक्टर ऐसा दिखाया हुआ है जो प्राइड था, ठीक है? इसीलिए जो सफ़िया है ना, ये सोफिया, ठीक है? ये उसे ये भी कहती है नरेटर को, बट हूएवर सेड दैट प्राइड प्रीसीडेड अ फॉल मस्ट हैव हैड आवर फैमिली इन माइंड, ठीक है? तो ये भी उसे कहती है जो इसके प्राइड को शो करती है। तो आई होप सो कि पर्सपेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। कोटेशन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मैंने कोटेशन लिख दी हैं। 2 कोटेशन मैंने आपके लिए पढ़ दी हैं। जो मैंने आपको ये बताई, ये 2 कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ये फर्स्ट वाली कोटेशन देखें, इट वाज़ द डे फॉर फोर्ट, यहाँ पे फोर्ट आएगा, फोर्ट जीसस फर्स्ट ओपन एज अ म्यूजियम, ठीक है? तो फोर्ट जीसस वो कहते हैं ये वो दिन था जहाँ फोर्ट जीसस फर्स्ट टाइम एज अ म्यूजियम ओपन हुआ था, एज अ म्यूजियम ओपन हुआ था। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट है, ठीक है? और इसके अलावा जो नरेटर की भी यहाँ मैंने लाइन्स कोट की है, वो कहते हैं इट वाज द फर्स्ट, आई वाज द फर्स्ट टू टेल द पुलिस अबाउट लास्ट वर्ड, अबाउट हर लास्ट वर्ड, यानी उसके जो लास्ट वर्ड थे वो क्या थे, टेक मी टू द मस्जिद। तो वो कहते हैं मैं पहला था जिसने पुलिस को बताया, ठीक है? फिर थीम ऑफ आइडेंटिटी भी हमें देखने को मिलता है, जब वो नरेटर कहता है देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द वुमन, कि मुझे कोई पता ही नहीं था उसे कि वुमन है क्या, कहाँ से आई है, वो अकेली क्यों जा रही थी, उसके पास क्या साथ क्या कोई नहीं था, और इतनी एज में वो कहाँ जा रही थी, इतनी ज़्यादा एज हो गई ना उसकी। अब हमारे पास चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन सोफिया का यहाँ पे दिखाया हुआ है। वो कहती है अ स्टोरी ऑफ चेंज, ऑफ bewilderment, ऑफ इवन ऑफ डिसअपियर एंड अबव ऑल अ स्टोरी ऑफ एस्केप। तो जब वो नरेटर को स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है, तो उससे पहले वो ये कहती है कि ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इट्स अ स्टोरी ऑफ चेंज, एनीवे अ स्टोरी ऑफ एस्केप, ठीक है? फिर द स्लेव वर फ्री, ये जो कोट है बेसिकली सुल्तान की कोट है, जो इस शॉर्ट स्टोरी में हाईलाइट की गई है, जो सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को रेफर करती है, ठीक है? ये वाली कोट भी मैंने आपके लिए पढ़ती हूँ, ये जो 2 कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे ये आप याद रखिएगा, द लास्ट वर्ड ऑफ द मदर एट द सेम टाइम द लास्ट वर्ड ऑफ अबू बकर ऑफ द सन, वो इंपॉर्टेंट है। जो मदर के लास्ट वर्ड थे वो क्या थे, द मस्जिद, द मॉस्क, टेक मी टू द मॉस्क। और अबू बकर के लास्ट वर्ड क्या थे, ये बताती है सोफिया कि अबू बकर के लास्ट वर्ड वो ये ममड कह रहा था, द मॉस्क इन द फोर्ट, ठीक है? यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट में इसकी शॉर्ट स्टोरी के बताई थी, कि वो बताता है कि ये जो म्यूजियम फर्स्ट टाइम एज अ म्यूजियम ओपन हुआ है, इससे पहले वो जेल रह चुकी है, ठीक है? और उससे पहले मस्जिद भी, ठीक है? द मस्जिद, द मॉस्क इन द फोर्ट, ठीक है? इस पे फोकस कीजिएगा। और फिर इसके अलावा थीम ऑफ एलीट, यानी जो पावरफुल क्लास हमें देखने को मिलती है, तो वो कहती है, जो सोफिया वो उसे बताती है। अच्छा,
चलें ओके। तो वो उसे बताती है द वास्ट कोकोनट इस्टेट एट किसोनी वेयर स्कोर्स ऑफ सर्वेंट्स वर्क फॉर हिम, यानी ये बताती है। अच्छा, मैंने आपको अभी एक बात बताई, सोफिया का मैं बार बार नाम ले रही हूँ, आप इस करेक्टर को आपने याद रखना है। ये जो बवाना सादा है ना, जो सॉरी बवाना मसूद है, ये फादर है, ठीक है। बवाना जो सोफिया है ये ओल्ड लेडी है, इस ओल्ड लेडी को क्या गया है बवाना मसूद। और जो मवाना सादा है ना, सादा, ये उसकी डॉटर है, ठीक है। याद रखिएगा, जो सोफिया है, सफिया बेसिकली, ठीक है, SAFIA, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देती हूँ SAFIA, ठीक है। जो मवाना सफिया हैं ये ओल्ड मदर हैं, ठीक है, जो मदर यानी जो टाइटल में दिखाई हुई है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे मैंने लिखा है मवाना सादा, ठीक है, SAADA, ये इसकी डॉटर है 70 ईयर की, ठीक है, जो बताती है शॉर्ट स्टोरी। ये आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं बताते बताते आपको शायद घूम गई हूँ, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो सफिया SAFIA, ठीक है, ये मदर हैं, और सादा SAADA वो उसकी डॉटर है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आई होप सो कि कोई भी क्वेरी बाकी नहीं रही होगी। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, कोई क्वेरी या कोई भी चीज़ ऐड करनी हुई तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में उससे रिलेटेड पिन अप कर दूँगी, ठीक है। बाकी ये कि इसके कैरेक्टर की जो कन्फ्यूजन है आप उसे दूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।